Hello students, so in this lecture we are going to talk about the meristematic tissue. Previous lecture में we did talk about the whole chart about the plant tissue and the animal tissue और मैंने आपको बोला था कि ये चार्ट आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करो किस तरीके से प्रिपेयर करना है. सो वंस यू वॉच द लेक्चर आपको चार्ट बना के मुझे व्हाट्सएप भी करना था. तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप नहीं करा है वो चार्ट. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप उस चार्ट को ड्रॉ करके व्हाट्सएप करो मुझे और उस चार्ट को अच्छे से प्रिपेयर भी करना है. यू हैव टू प्रिपेयर द चार्ट प्रॉपर्ली एज वेल. ठीक है. So today we are going to talk in details about the meristematic tissue. पता है meristematic tissue plant tissue में आता था. दो कैटेगरी थी टिश्यूज की, meristematic tissue and the permanent tissue. So I am talking about the meristematic tissue today. ठीक है. So meristematic tissue. ठीक है. सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर्स एट सर्टेन रीजन. प्लांट में जो ग्रोथ होती है ना वो एक सर्टेन रीजन्स पे होती है. पूरे प्लांट में सब जगह ग्रोथ नहीं हो रही. दैट इज ग्रोथ एट सर्टेन रीजन्स इन द प्लांट. ग्रोथ इन प्लांट अकर्स एट सर्टेन रीजन. ठीक है. और वो जो सर्टेन रीजन है जहां पे ग्रोथ हो रही है, दैट सर्टेन रीजन में द ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इज टर्म्ड एज मेरिस्ट. और वहां पे जो चीज प्रेजेंट होगी उस रीजन में, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. उस रीजन को क्या कहा जाएगा, उस टिश्यू को क्या कहा जाएगा, दैट इज टर्म्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज ग्रोथ टिश्यू. वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज ग्रोथ टिश्यू. तो आपको ये याद रखना है कि यार ग्रोथ इन प्लांट अकर्स एट सर्टेन रीजन, और वो जो सर्टेन रीजन और जो पर्टिकुलर जगह जहां पे ग्रोथ हो रही है उस जगह पे जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज टर्म्ड एज दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है. ठीक है. या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द ग्रोथ टिश्यू. तो अगर मैं वो सर्टेन जगह को स्पेसिफाई करूं कि कौन सी जगह है, सो दोज प्लेसेस आर विच कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और द ग्रोथ टिश्यू आर रूट टिप एंड शूट टिप. रूट टिप एंड शूट टिप. ठीक है. Is it clear? So where is the meristematic tissue present? Meristematic tissue कौन सा टिश्यू होता है जो क्या करता है, it keeps on dividing. Okay, इसका मेन पर्पस क्या है? The main purpose of the meristematic tissue is to increase number of cell through cell division. And why is it increasing the number of the cell? That is because of the growth. ग्रोथ करने के लिए, प्लांट में ग्रोथ दिखाने के लिए क्या हो रहा है, ये टिश्यू जो है क्या कर रहा है, सेल का नंबर बढ़ाते जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है. ठीक है. एंड दैट इज गोइंग टू बी इन सर्टेन रीजन्स, एंड दो सर्टेन रीजन्स आर रूट टिप एंड शूट टिप. क्या बोलेंगे, रूट टिप एंड शूट टिप. ठीक है. नाउ ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है. प्लांट्स में दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है. There's two type of growth found in plants. One is the primary growth. One is the primary growth, and second is ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि प्लांट शोज टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ. वन इज प्राइमरी ग्रोथ, सेकंड इज सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इन द प्राइमरी ग्रोथ,
तो प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट अपने आप के ब्रांचेस डेवलप करता है, अपनी हाइट अटेन करता है, इट अटेन्स हाइट, डेवलप्स branches. It retains height and developed branches. Okay, this is known as the primary growth. या फिर develop branches, develop leaves. ठीक है. Secondary structure में क्या होता है? Secondary structure में plant attains its girth. Attains या फिर you can also put it as achieves. Attains its girth. गर्थ का मतलब होता है विद. ओके, जैसा आपने देखा फॉर एग्जांपल इफ यू नीम का अगर आप ट्री है तो नीम के ट्री को अगर आप उगाते हो तो जब आप स्टार्टिंग में उगा रहे हो तो वो एकदम उसका जो स्टेम होगा ना वो एकदम ऐसा पतला सा होगा, वीक होगा, ओके, फ्रेजाइल होगा, थोड़ा सा छोटे छोटे से लीव्स बाहर आएंगे. फिर जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा ये जो स्टेम है ये पहले तो आपका ट्री ये काफी बड़ा हो जाएगा, फिर ये जो स्टेम है इसकी विड्थ बढ़ने लगेगी. क्या होने लगेगा? विड्थ बढ़ने लगेगी. ठीक है, तो जब विड्थ बढ़ने लग रही है ना, तो दैट इज नोन एज द गर्थ, इंक्रीज इन द गर्थ, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू. ओके, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, तो प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिलेगी. जब आपने सीड को डाला तो जब प्लांट ग्रो करना चालू करेगा उस टाइम पे उसका स्टेम काफी वीक होगा, ठीक है, काफी ग्रीन कलर का होगा. बट जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, ओके, मैंगो ट्री अगर आपने उगाया, मैंगो का सीड आपने सॉइल में डाला तो जो इनिशियल ग्रोथ होगी उसमें उसका जो स्टेम पोर्शन होता है ना, स्टेम आपको पता है ना, ओके, स्टेम जो पोर्शन होता है वो पोर्शन क्या होगा? एकदम ग्रीन कलर का होगा और वीक होगा. बट जैसे टाइम पास होता जाएगा वो वही स्टेम क्या हो जाएगा? इट वुड इंक्रीज इन साइज, इट वुड इंक्रीज इन द गर्थ, और क्या हो जाएगा? ब्राउनिश कलर का हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, सो प्लांट शोज टू टाइप ऑफ ग्रोथ, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ एंड द सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, नाउ नाउ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाते हैं और दे मेक द परमानेंट टिश्यूज. ओके, तो लेट्स कंसीडर दिस इज अ सेल. ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है. ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करता है? डिवीजन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है. तो एक से कितने सेल बनेंगे? एक से बनेंगे 2 सेल. ठीक है, ब्लू वाला मेरिस्टेमेटिक है. ठीक है, अभी जो 2 सेल बने उसमें से एक रहेगा मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा, और दूसरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट वुड कन्वर्ट इनटू अ परमानेंट टिश्यू. इट वुड कन्वर्ट इनटू अ परमानेंट टिश्यू. उसी तरीके से फिर से इसका डिवीजन होगा. एक से कितने बनेंगे? एक से 2 बनेंगे, और ये वाला तो प्रेजेंट है ही. ये दोनों मेरिस्टेमेटिक, सॉरी, एक मेरिस्टेमेटिक दूसरा परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट तो था ही. उसी तरीके से फिर से डिवीजन होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. 1 से 2, तो ये एक मेरिस्टेमेटिक रहेगा, बाकी का क्या बनता जाएगा? परमानेंट बन जाएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे डिवीजन होता जाएगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो बनाएगा, बट उसी के साथ इट वुड आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू. ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होकर 2 सेल बनाया उसने, तो एक क्या बनेगा? परमानेंट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? मेरिस्टेमेटिक बनेगा. ठीक है, फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा तो इससे क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी प्लांट के अंदर रहेगा और परमानेंट टिश्यू का भी फॉर्मेशन होता रहेगा. क्लियर है? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. याद है ना, प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो परमानेंट टिश्यू बनेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. ठीक है, क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करेगा
तो दो सेल्स बनेंगे, उसमें से एक मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा, दूसरा क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएट होकर परमानेंट बन जाएगा। फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा तो एक क्या बनेगा, मेरिस्टेमेटिक बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, परमानेंट, डिफरेंशिएशन होकर परमानेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से परमानेंट टिश्यू भी बनता रहेगा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बनता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? सो नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और द मेरिस्टेमेटिक सेल? कैरेक्टरिस्टिक, आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या कोई दूसरा टिश्यू है? तो एक बात आपको याद रखनी है, where do you find them? तो you will find them at the tip of the root and tip of the shoot, present at tip of root and shoot. Shoot is a stem. ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, they are rapidly dividing cells. से डिवाइडिंग का मतलब होता है नंबर बढ़ाना, बायोलॉजी में डिवाइडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, टू इंक्रीज द नंबर। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा? सो दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा। एंड द वॉल्स, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ प्लांट सेल। So they have a thin cellulose cell wall. They have a thin cellulose cell wall and prominent nuclei or the nucleus. Prominent nuclei or the nucleus. और मैं एक और पॉइंट डाल सकता हूं which is actually similar to the rapidly dividing cell. Very active cells. ठीक है, so these are the characteristics of the meristematic tissue, that they are present at the tip of the root and the shoot. They are present at the tip of the root and shoot. They are rapidly dividing cell. बायोलॉजी में रैपिडली का मतलब, रैपिड डिवीजन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, टू इंक्रीज द नंबर, increase cell number. ठीक है, they have a dense cytoplasm. साइटोप्लाज्म काफी dense होगा. Okay, they have thin cellulose cell wall. ठीक है, they have a prominent nuclei and they are very very active cells. ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं कि उनके बीच में, दो सेल्स के बीच में जो जगह होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस, वो एब्सेंट होती है। दो सेल के बीच की जो स्पेस होती है ना, लेट्स से दिस आर टू सेल्स, एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दो सेल्स दिखा रहा हूं तो मैंने काफी सारी जगह दिखाई है। ओके, सो दिस इज इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट, बट इफ आई शो इट लाइक दिस, तो यहाँ पे स्पेस क्या है, एब्सेंट है। ओके, सो दिस आर टर्म्ड एज इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट। ठीक है, क्या लिखते हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है। और यहां पे जो वैक्यूल, प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है, जो क्या करता है, प्लांट का मैक्सिमम, प्लांट सेल का मैक्सिमम रीजन कवर करता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द वैक्यूल। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। ठीक है, सो ये अपना एक बेसिक चीज हो गई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म है, थिन सेलुलोज सेल वॉल है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, वेरी एक्टिव सेल्स, एंड इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट एज वेल। ठीक है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या बनाता है, मैं फिर से बोलता हूं आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही
परमानेंट टिश्यू बनाता है, अपन ने देख लिया किस तरीके से बनाता है, डिफरेंशिएट होके, क्या करके, डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। सिंपल एंड इजी, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कितने टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, हर एक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक तो ये ही होने वाली है, ठीक है। Now, if I make a stem, let's say this is a stem of a plant, ठीक है, और वहां stem में से there are branches coming out, let's say this is just a representation. ठीक है, ठीक है। सो दिस इज अ टिपिकल प्लांट और मैं टिपिकल स्टेम बना रखा है। और अगर नीचे की तरफ देखें अपन यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं रूट हेयर्स भी दिखाता हूँ, रूट भी दिखा देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। सो दिस पोर्शन, अगर इफ यू कंसीडर दिस एज द सॉइल, ये सॉइल है, तो जो पोर्शन सॉइल के बाहर है दैट इज कंसीडर्ड एज द स्टेम, और जो पोर्शन सॉइल के अंदर है दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज द रूट, ठीक है। प्लांट का जो पोर्शन सॉइल के अंदर है दैट इज द रूट, प्लांट का जो पोर्शन सॉइल के बाहर है दैट इज द स्टेम, ठीक है। सो व्हाट आई सेड इज कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होगा, तो एक तो प्रेजेंट होगा एट द टिप ऑफ द शूट, शूट मतलब स्टेम, यहां पे टिप पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्लांट को अपनी लेंथ बढ़ानी है ना, प्लांट को अपनी लेंथ बढ़ानी है। तो लेंथ अगर बढ़ानी है तो टिश्यू यहां पे प्रेजेंट होगा, तो ही प्लांट की टिप ग्रो करती जाएगी। आपने प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखा ही होगा ना आपने कि किस तरीके से ग्रो करता है। अगर नहीं देखा तो आप ऑब्जर्व करना, अगर आपके घर पे पॉटेड प्लांट्स है तो देखना हाउ आर दे ग्रोइंग, उनका टिप ग्रो कर रहा है या वो ऐसे बड़े होते जा रहे हैं, उनकी विड्थ बढ़ रही है, उनका टिप ग्रो करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे टिप ग्रो करता जाएगा, प्लांट की लेंथ बढ़ती जाएगी, तो रूट्स को भी ग्रो करना पड़ेगा, रूट्स हैव टू ग्रो एज वेल, द रूट्स हैव टू ग्रो एज वेल, क्योंकि अगर ये पोर्शन काफी बड़ा हो जाता है, काफी लंबा हो जाता है, और रूट्स काफी छोटी होगी, तो रूट्स का जो फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने लंबे स्टेम को पानी और मिनरल्स का सप्लाई फिर कम हो जाएगा, तो इसलिए रूट्स भी ग्रो करेगी। तो रूट्स की ग्रोथ भी कहां से होगी, उसकी टिप से, द टिप ऑफ द रूट, है ना। तो यहां पे भी ग्रोथ होगा द टिप ऑफ द रूट, और यहां पे भी ग्रोथ होगा दैट इज द शूट, क्लियर है। सो आई पुट इट डाउन, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहां पे प्रेजेंट है, सो दे आर प्रेजेंट एट दी growing tips of shoot and root, shoot and root पे आपको दिख रहा है, ठीक है, किस काम में आ रहा है, सो इट इज हेल्पफुल in increasing the length of the plant, it is helpful in increasing the length of the plant, ठीक है, प्लांट की लेंथ इसकी वजह से बढ़ेगी,
ठीक है, क्लियर है. वी कैन ऑल्सो टर्म दिस टिश्यू एज द प्रोमेरिस्टेम. ओके, I can consider the meristematic tissue this as the promeristem. So promeristem जो है, okay, it's actively dividing cell giving rise to other meristem. Promeristem keeps on dividing continuously, keeps on dividing continuously, leading to the formation of new meristematic tissue. ठीक है, so this meristematic tissue can also be termed as a promeristem because it keeps on dividing continuously, leading to the formation of new meristematic tissue. ठीक है, समझ में आ रहा है. अभी जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी ना, तो ये टिप तो बड़ी होती जाएगी, थोड़ा बहुत मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रह जाता है, विच इज लेफ्ट, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स. during elongation of stem during elongation of stem tip, some of the meristematic tissue is left behind. Some of the meristematic tissue is left behind, which leads to the formation of एक्सिलरी बर्ड. किसका फॉर्मेशन करता है? सम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज लेफ्ट बिहाइंड, ओके, ड्यूरिंग द इलोंगेशन ऑफ स्टेम टिप. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाकी रह जाता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स. किसका फॉर्मेशन करता है? एक्सिलरी बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है. और ये एक्सिलरी बर्ड्स क्या बनाते हैं? दे फॉर्म They are responsible for the formation of flowers and branch. ये क्या बनाएंगे? They would form branches का formation करेंगे, या फिर they would form the flowers. ठीक है, तो अब आपको ये भी पता चल गया कि फ्लावर्स और ब्रांच का फॉर्मेशन कौन करता है. तो फ्लावर्स और ब्रांच का फॉर्मेशन वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है जो शूट की टिप पे प्रेजेंट था. जैसे जैसे टिप ग्रो करके लंबी हो गई, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पीछे रह गया. During the elongation of stem tip, some of the meristematic tissue is left behind. जो टिश्यू पीछे रह गया, ओके, लेट्स से इसकी ग्रोथ हो गई काफी, ये ग्रोथ हो गई काफी, ठीक है, ठीक है. तो यही टिश्यू अब क्या बनाएगा? यही टिश्यू बनाएगा अब लीव्स बनाएगा, या फिर ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर सकता है. ओके, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच एंड फ्लावर्स. ठीक है, ब्रांच बन जाएगी या फ्लावर बन जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. एक्सिलरी बर्ड का क्या काम है? एक्सिलरी बर्ड कौन बना रहा है? एपिकल मेरिस्टेम ही बना रहा है. सिंपल एंड इजी. ठीक है, यू कैन ऑल्सो पुट इट एज कि मैंने यहाँ पे लिखा इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लांट. वी कैन ऑल्सो पुट इट एज इट हेल्प्स इन द लीनियर growth of plant. It helps in the linear growth of plant, या फिर आप लिख सकते हो it is helpful in increasing the length of the plant.
ओके, नाउ दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है. So the second meristematic tissue we'll talk about is the intercalary meristem. Which one? Intercalary what is the intercalary meristem? So intercalary meristem is present at the base of leaves. It is present at the base of leaves, or it is present at the internodes. और दी इंटरनोड्स. ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा कि इंटरनोड्स क्या है. तो इंटरनोड्स वो रीजन है, लेट्स से दिस इज अ इंटरनोड, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, ठीक है. सो जो मैंने ब्लू कलर का पोर्शन दिखा रखा है ये नोड है, ठीक है, ये नोड है. तो जो जगह बीच में प्रेजेंट है दो नोड्स के बीच में, जैसे कि दिस इज दिस प्लेस, सो दिस इज नोन एज इंटरनोड. इसे क्या कहा जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी नोन एज इंटरनोड. द रीजन बिटवीन द टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड्स. तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां पे प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स. तो बेस ऑफ द लीव्स मतलब मैं यहां दिखा देता हूं, चलो यहां पे दिस आर द बेस ऑफ द लीव्स, और द इंटरनोड्स. ठीक है, और द इंटरनोड्स मतलब मैं यहां दिखा देता हूं फिर. समझ में आया? सो ब्लैक में जो है वो अपना क्या हो गया? दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. अब इंटर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा. ठीक है. सी यहां पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. आपने अगर ग्रेजिंग एनिमल्स को देखा है, अगर आप ग्रास का एग्जांपल लो, तो गाय जब घास खाती है, ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, लेट्स सी इफ दिस इज अ ग्रास. ठीक है, तो गाय जब भी ग्रास ग्रेज करेगी तो वो पूरा ग्रास नहीं खाती है, वो आधा ही ग्रास खाती है. ठीक है. तो जो मैंने पहली बात करी, मैंने बोला कि यार टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है. तो अगर आप यहां पे कंसीडर करो कि यहां से गाय ने खा लिया घास, तो टिप चली गई. तो टिप अगर चली गई तो ये तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, ये तो इतना ही रह जाएगा क्योंकि टिप खत्म हो गई, टिप को गाय खा गई. तो यहां पे क्या होता है? जो इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं बीच में, वो क्या करेंगे? दैट वुड अगेन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, ये मेरिस्टेमेटिक है तो ये क्या करेगा? फिर से ग्रोथ चालू कर देंगे. जितनी बार गाय ग्रेजिंग करेगी उतनी बार ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये क्या करेंगे? फिर से ग्रोथ इनिशिएट करेंगे. समझ में आ गया? सो टिप पे तो प्रेजेंट है, टिप के अलावा यहाँ पे भी प्रेजेंस है, इंटरनोड्स पे, लीफ के बेस पे. ओके, helps in longitudinal growth of plant. ठीक है, it helps in longitudinal growth of plant. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इलॉन्गेशन में भी हेल्प कर रहा है, ये भी इलॉन्गेशन में हेल्प करेगा ही. और क्या कर रहा है ये? सो दूसरी ये चीज जो कर रहा है दैट इज ग्रास का एग्जांपल लिया, फाउंड
इन ग्रास, ओके, और ग्रास में क्या कर रहा है, ओके, इट हेल्प्स इन रीजनरेशन, and regenerate part which are eaten by grazing animals. ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स टिप खा जाएंगे, ओके, ये यहां से इतना प्लांट खा गए तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर से ग्रोथ चालू हो जाएगी. ठीक है, सो इट इज फाउंड, एग्जांपल में अपन लिख रहे हैं, इट इज फाउंड इन ग्रासेस, और ग्रासेस में क्या करेगा, फाउंड इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स विच आर ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स. ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, कहां प्रेजेंट है, बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स. इंटरनोड्स मैंने आपको बता दिया, दिस इज नोन एज नोड, जहां से लीफ अराइज हो रही है, दैट इज नोड. तो नोड के बीच का रीजन जो है दैट इज टर्म्ड एज इंटरनोड, दैट इज टर्म्ड एज इंटरनोड. एक और आप बात यहां पे लिख सकते हो कि ये बीच में लोकेटेड है ना यहाँ पे, तो इसके आजू बाजू कौन सा टिश्यू होगा, इसके आजू बाजू वो टिश्यू है जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है. तो लोकेशन में आप ये भी लिख सकते हो, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, इट इज प्रेजेंट, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बिटवीन परमानेंट टिश्यू. ये प्लांट की तो ग्रोथ हो चुकी है ना, तो प्लांट की ग्रोथ हो चुकी है मतलब यहां पे सब कौन सा टिश्यू होगा, परमानेंट टिश्यू होगा, और उसके बीच में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है. ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द परमानेंट टिश्यू भी आप लिख सकते हो. ओके, सो apical meristem and intercalary meristem. I'm sorry, apical meristem and intercalary meristem and intercalary meristem are termed as primary meristem. They are termed as primary meristem. Apical meristem and intercalary meristem are termed as primary meristem because they are found during the primary growth of the plant. क्योंकि इनका प्रेजेंस आपको कब दिखेगा, when the plant is undergoing the primary growth found because the apical meristem, because the apical meristem and intercalary meristem are found during the early stages or early growth of plants, या फिर जो मैंने आपको बात बताई थी प्राइमरी ग्रोथ, कब देखने को मिलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे ही देखने को मिलेंगे, बाकी आपको देखने को नहीं मिलेगी. That is the reason apical meristem and intercalary meristem can be termed as the primary meristems because AM and IM are found during the early stages of growth, that is the primary growth of the plant. ठीक है.
अब कौन सा है? ठीक है, अब कौन सा है? सो नाउ कम्स द इंटर कैलरी मेरिस्टम, आई एम सॉरी, लेटरल मेरिस्टम आएगा। So where is a lateral meristem present? The lateral meristem is present at the sides of stem and roots. Present at the sides of, or to be more specific, I'll put it as they're found at the lateral sides of root and stem. They're found at the lateral sides of the root and the stem. क्या काम करेगा? मैंने आपको बताया था सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है, तो गर्थ बढ़ाने का काम करेगा, इसकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, helps in increasing width या फिर girth of mature roots and mature shoot। ठीक है, मैच्योर मतलब सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, मैं यहां पे लिख सकता हूं lateral meristem participates in which growth? In secondary growth। lateral meristem participates in secondary growth। ठीक है, यूजुअली इनका अकरेंस आपको दिखेगा beneath the bark of the tree। कहां पे दिखेगा? beneath the ट्री का जो बार्क होता है, बाहर का जो रीजन होता है ना, और स्टेम का जो पोर्शन होता है उसे बार्क कहा जाता है। तो आपको लेटरल मेरिस्टेम कहां देखने को मिलेगा? दे आर फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ द ट्री एंड दे आर टर्म्ड एज कॉर्क कैम्बियम। इट इज टर्म्ड एज कॉर्क कैम्बियम। एंड आपको वेस्कुलर बंडल्स में भी देखने को मिलेंगे, इन द वेस्कुलर बंडल्स, एंड दे आर टर्म्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम। तो मैं यहां पे लिखता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाउंड beneath the bark of the stem, found beneath the bark of the stem and are known as cork cambium। क्या कहा जाता है इसे? कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स इज xylem and phloem। इट इज फाउंड इन द वेस्कुलर बंडल्स, found in the vascular bundles, that is xylem and phloem। Found in the vascular bundles, that is xylem and phloem, and known as vascular cambium।
ठीक है। तो ये जो कोर कैम्बियम है, जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये जब डिवाइड करेंगे, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ओके, दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओनली, ओके, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्लांट का गर्थ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, विद और द गर्थ ऑफ द मैच्योर रूट्स एंड मैच्योर शूट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, so it is found beneath the bark of the stem and is known as cord cambium. It is also found in the vascular bundles, that is xylem and phloem, and is known as the vascular cambium. Okay, पोजीशन यहाँ पे अपने नहीं दिखाई है, तो पोजीशन दिखा देते, यहाँ पे दिखाता हूं मैं। नीचे से विड्थ बढ़ेगी ना, कि ऊपर से बढ़ जाएगी, पहले ऊपर तो ग्रोथ होती रहेगी, नीचे विड्थ बढ़ेगी। सो जो ग्रीन में दिखाया अपन ने, ये कौन सा टिश्यू हो गया, दिस इज लेटरल मेरिस्टेम हो गया। ठीक है, फिर ये कौन सा था, ये एपिकल मेरिस्टेम हो गया, और ये जो बीच में दिखाया था, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, लेटरल मेरिस्टेम हो गया। ठीक है, ठीक है। सो अभी मैंने एक इससे पहले बात बताई थी, मैंने बोला था कि यार इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है और एपिकल मेरिस्टेम जो है, इट इज टर्म्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम। तो जो लेटरल मेरिस्टेम, इसे क्या कहा जाएगा, सो दिस इज टर्म्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्यों, बिकॉज अभी बात हुई थी, इट अकर्स आफ्टर the growth of, after the primary growth of plant। जो लेटरल मेरिस्टेम है, इट अकर्स आफ्टर द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के बाद होगा, प्लांट अपना एक हाइट अटेन कर लेगा, उसके बाद ही उसकी विड्थ बढ़ने वाली है। सो इट अकर्स आफ्टर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सो इट इज नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन आएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम में आपका, प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन आएगा, सो प्राइमरी मेरिस्टेम में आएगा एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन आएगा, तो लेटरल मेरिस्टेम आएगा। ठीक है, because it occurs after the primary growth of the plant, so it is known as the secondary meristem. Simple and easy. ठीक है, so I'll rub this down now, diagram भी rub कर देते अपन। एक और चीज देखते हैं, that is जो प्लांट्स होते हैं उनका जो पूरा पोर्शन है, एरियल पोर्शन, मतलब ये जो बाहर का रीजन है, आउटर सरफेस जो है, ये आउटर सरफेस पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच इज नोन एज द एपिडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर नोन एज द एपिडर्मिस, जिसका मेन काम क्या है, कम से कम पानी को बाहर जाने देना, कम से कम ट्रांसपिरेशन होने देना, कम से कम इवोपरेशन होने देना, या कम से कम लॉस ऑफ वाटर होने देना। ठीक है, सो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, to avoid the loss of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला टॉपिक खत्म हो गया, यहां पे मैं दूसरे टॉपिक की बात कर रहा हूं। टू अवॉइड द लॉस ऑफ, और टू बी मोर स्पेसिफिक आई पुट इट एज टू अवॉइड एक्सेसिव या फिर एक्सेस एक्सेस loss of water, to avoid the excess loss of water, plant consists of a protective tissue,
A plant consists of protective tissue, and this protective tissue consists of two things. One is epidermis, another is the cork. Epidermis and the cork. ठीक है. So water is very important for the plant. तो water का अगर excessive loss हो रहा है तो वो तो प्लांट के लिए क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्मफुल. सो टू प्रिवेंट दैट कंडीशन, प्लांट के पास कौन सी चीज होती है, प्लांट कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, एंड दिस प्रोटेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एपिडर्मिस एंड कॉर्क. किससे बना है, एपिडर्मिस से एंड कॉर्क से बना हुआ है. ठीक है. सो द आउटर लेयर, मतलब प्लांट का जो आउटर लेयर है, द आउटर लेयर ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स and it protects the part of the plant, aerial part of the plant. ठीक है. तो मैं यहां पे एपिडर्मिस के बारे में लिखता हूं. The outer layer of plant surface consist of single layer of एपिडर्मल सेल्स. ठीक है. तो मतलब ये जो प्लांट का आउटर लेयर है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हो गए, दैट इज टर्म्ड एज एपिडर्मल सेल्स. This epidermal cell, they secrete or they produce a waxy substance, okay, which works as a waterproofing material for the plant. Epidermal cells secrete a waxy substance that helps in, which is water resistant. जो क्या है, वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब पानी अब प्लांट के बाहर नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ वैक्सी सब्सटेंस विच इज वाटर रेजिस्टेंट, which is water resistance. ठीक है. एक और चीज ये करता है, ये जो चीज बनी है ये वाटर रेजिस्टेंट तो है, जिसकी वजह से क्या होगा, नो लॉस ऑफ वाटर. ठीक है. पानी का लॉस नहीं होगा. उसी के साथ क्या होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, या फिर मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी काम करेगा. put it as prevents मैकेनिकल इंजरी. कोई मैकेनिकल इंजरी है उससे भी बचाने का काम करेगा, बिकॉज आउटर लेयर है प्लांट का, सब मेन चीज है प्लांट की अंदर की तरफ है. जैसे स्किन है तो स्किन अपन को बचा के रखती है, बैक्टीरिया से बचाती है. इंजरी है तो इंजरी बाहर हो जाएगी, अंदर की तरफ के जो ऑर्गन से बचे रहेंगे. सो नो लॉस ऑफ वाटर, इट prevents loss of water, prevents mechanical injury and prevents, and we can also put it as and invasion मतलब entry of microbes. Prevents loss of water, prevents mechanical injury and entry of microbes. कौन कर रहा है, एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर है वो कर रहा है ये चीज. ठीक है. नाउ
Okay. So the epidermal cells are arranged in a continuous manner. There is no intercellular space. Epidermal cells are arranged in a continuous manner without intercellular space. क्योंकि प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है ना, तो इंटरसेल्युलर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगी इनके बीच में. क्लियर है? अब कहीं कहीं पे एपिडर्मल सेल्स they consist of small pores. They consist of small pores which are known as stomata. Epidermal cells, they consist of small pores known as stomata, okay, which are guarded by are controlled. मतलब opening and closing of stomata. Stomatas are controlled by guard cells. ठीक है? They are controlled by the guard cells. किस काम में आ रहे स्टोमाटा? So stomata is helpful in exchange of gases. कौन से काम में हेल्पफुल है स्टोमाटा? दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कौन सा टर्म यूज करते हैं अपन उसकी जगह? वी कैन ऑल्सो यूज डिफ्यूजन. वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म डिफ्यूजन. ठीक है? एंड ट्रांसपिरेशन. किस काम में आ रहा है? तो स्टोमाटा इज हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज डिफ्यूजन एंड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor. That is loss of water vapor. ठीक है? So that process is known as transpiration. Loss of water in the form of vapor. Okay, that is known as transpiration. और दूसरा क्या काम हो रहा है? Exchange of gases. ठीक है? तो स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट है? तो एपिडर्मल सेल्स दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पोर्स नोन एज स्टोमाटा. स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन कंट्रोल करेगा? दैट इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स. स्टोमाटा काम क्या करता है? तो स्टोमाटा काम करता है, इट इज हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज डिफ्यूजन, एंड ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये काम हो गया आपका स्टोमाटा का. एक और चीज जो एपिडर्मल सेल्स करते हैं इन द रूट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रूट हेड्स. आई हैव टू रब दिस डाउन. ये जो रूट हेड्स अपन ने दिखाए थे यहाँ पे, दिस आर रूट हेड्स. दिस आर रूट हेड्स. तो रूट हेड का फॉर्मेशन कौन करता है? तो रूट हेड का फॉर्मेशन भी करते हैं एपिडर्मल सेल्स. Epidermal cells located in the root forms epidermal cells located in the roots helps in formation of
hair like आउटग्रोथ, बाल की जैसा आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगा. एपिडर्मल सेल्स लोकेटेड इन द रूट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हेयर लाइक आउटग्रोथ नोन एज रूट हेयर, नोन एज रूट हेयर. ठीक है, और रूट हेयर क्या काम में आता है? सो रूट हेयर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये जो स्ट्रक्चर अपन ने यहां पे दिखाया है, रूट हेयर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड minerals from the soil. Absorption of water and minerals from the soil, because water and minerals are very important for the plant. तो absorb करने का काम root नहीं कर रही है, root hairs कर रही है. बात दिमाग में डाल लेना, है ना. अपन बोलते हैं कि root help कर रही है, root, but root में specifically आपको क्या लिखना है? root hairs. root hairs are helping in the process of absorption of water and minerals. तो root क्या कर रही है? तो root एक एंकर का काम कर रही है प्लांट को पकड़ के रखने के लिए. जो मेन बॉडी है ना, ये जो मेन बॉडी है, इसको सपोर्ट, स्ट्रेंथ, ओके, एंकरेज देने का काम करेगा रूट. और रूट हेड्स क्या करेंगे? रूट हेड्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है. द एपिडर्मल सेल्स व्हिच आर लोकेटेड इन द डेजर्ट प्लांट्स, epidermal cells which are present in desert plants. ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनका मैं एक नाम लिख देता हूं यहां पे. डेजर्ट प्लांट्स आर नोन एज ज़ेरोफाइट्स. क्या कहा जाता है डेजर्ट प्लांट्स को? दे आर टर्म्ड एज ज़ेरोफाइट्स. जो एपिडर्मल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन डेजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक कोटिंग अराउंड इट, कंसिस्ट ऑफ thick coating around its surface, and that thick coating is known as cutin. It is known as cutin. Which are present in desert plants, consist of thick coating around its surface, known as cutin. ठीक है. डेजर्ट प्लांट में पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेजर्ट में पानी की ऐसे ही कमी होती है. तो अगर प्लांट ज्यादा पानी लॉस करेगा तो क्या होगा? प्लांट के पास पानी बचेगा ही नहीं. ऐसे ही डेजर्ट में पानी नहीं और ज्यादा लॉस हो गया तो पानी बचेगा ही नहीं. सो टू अवॉइड दैट कंडीशन, जो एपिडर्मल सेल्स है विच आर प्रेजेंट इन डेजर्ट प्लांट, देखो मैंने मेंशन किया है डेजर्ट प्लांट में ही, नॉर्मल प्लांट में इतना ज्यादा थिक लेयर नहीं होगा. कंसिस्ट ऑफ थिक कोटिंग, थिक लेयर. नॉर्मली जो अपने नॉर्मल प्लांट्स आपको दिखेंगे उनके पास भी वैक्सी सब्सटेंस है, बट दैट वैक्सी सब्सटेंस इज नॉट थिक. Okay, but the plants which are located in the desert, they are supposed to have a thick coating, okay, to prevent water loss. That thick coating is known as cutin. क्या कहा जाता है? Cutin. Cutin क्या है? तो cutin is a waterproof material. Cutin is a waterproof chemical to avoid water loss. To avoid water loss. ठीक है. So this was all about the epidermis or the epidermal cells. Okay, epidermal cell किसका पार्ट है? प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट है. किसका पार्ट है?
प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। दूसरा क्या बताया मैंने, कॉर्क। ओके, सो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा तो उसका एपिडर्मिस वाला जो रीजन है दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द कॉर्क, बाय द न्यू सेल्स, दैट इज कॉर्क। सो कॉर्क क्या चीज है? कॉर्क इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम, इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम which replaces the epidermal cells. Okay, which replaces the epidermal cells, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, cells of cork are dead. The cells of cork, इसके जो cells है वो क्या है? डेड है। बिकॉज डेड हो गए तो क्या होगा? प्लांट को एक स्ट्रेंथ मिल पाएगी, एक सपोर्ट मिल पाएगा। The cells of the cork are dead and are compactly arranged and are compactly arranged, okay, with no intercellular space, with no intercellular space। ठीक है, ठीक है। cork forms the bark of the tree, it forms the bark of a tree, cork forms the bark of the tree, ट्री का bark होता ना, उसको बनाता है। and it consists of a chemical called suberin, cork consists of a chemical, जो कॉर्क सेल्स है, सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल, कॉर्क सेल ने क्या बनाया? कॉर्क फॉर्म्स द बार्क ऑफ द ट्री। द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क सेल कंसिस्ट ऑफ अ केमिकल known as सुबेरीन। केमिकल को क्या कहा जाता है? सुबेरीन। केमिकल इज नोन एज सुबेरीन। किस काम में आता है? सुबेरीन मेक्स देम इम्परवियस, सुबेरीन makes cell wall of cork cell impervious to water and gases, water and gases। impervious means एंट्री नहीं मिल पाएगी, impervious means कि एंट्री नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुबेरीन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुबेरीन, कहां पे सुबेरीन प्रेजेंट है? सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल्स। ठीक है, और कॉर्क सेल्स क्या बना रहे? तो कॉर्क सेल्स आर फॉर्मिंग द बार्क ऑफ द ट्री, जो ट्री का ट्रंक होता है उसका फॉर्मेशन करेंगे कॉर्क सेल्स। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुबेरीन द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क सेल इज इम्परवियस टू वाटर एंड ग्रासेस, मतलब गैसेस, वाटर एंड गैसेस को उसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी।
ठीक है. सो दिस वर द टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू. वन इज द कॉर्क, अनदर इज द एपिडर्मिस. सिंपल एंड इजी. सो वी हैव टॉक्ड इन दिस लेक्चर, वी डिड टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर ली. मैंने डायग्राम आपको बता दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां कहां लोकेटेड है, ये मैंने आपको बता दिया. और उसी के साथ अपन ने किस चीज की बात कर ली, वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रोटेक्टिव टिश्यू. यहाँ पे अपना हेडिंग पुराना वाला रह गया, बट यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, प्रोटेक्टिव टिश्यू का हेडिंग आना चाहिए. ठीक है. सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला कि जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने काम दिया था कि आपको चार्ट्स बना के प्लांट टिश्यू के, एनिमल टिश्यू के मुझे भेजने, काफी सारे बच्चों ने भेजे नहीं है. सो मेक श्योर कि आप वो चार्ट्स मुझे फॉरवर्ड कर दो. प्लस ये वीडियो आप जब देखो, लेक्चर जब आप देखो, तो ये जो डायग्राम है जहां पे मैंने अलग अलग चीजें बता रखी है, एपिकल मेरिस्टम बता रखा है, नोड बता रखा है, इंटर नोड बता रखा है, इंटर कैलरी मेरिस्टम बता रखा है, इसका डायग्राम आपको बना के मुझे भेजना है. आपको नोट्स तो बनानी है, जो भी बातें मैंने लिखी है बोर्ड पे वो तो आपको लिखनी ही है आपकी नोट्स में, उसका फोटोग्राफ तो मुझे भेजना ही. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इस डायग्राम का भी फोटोग्राफ बना के मुझे भेजना है. ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपका डाउट व्हाट्सएप पे सॉल्व करा दूंगा. ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज बाकी है ना, अभी तो खाली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ है. ठीक है. चलो बाय बाय.